नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जानेंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ, वेतन, उनका कार्यकाल और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1861 में पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के सर्वोच्च न्यायालयों के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील करने का प्रावधान किया गया और भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय उसे ही माना गया। भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में बनाया गया और 3 साल होते होते इसको उठाकर इलाहाबाद में लाकर स्थापित कर दिया गया दोस्तों। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1925 में लखनऊ में अवध मुख्य न्यायालय बनाया गया, अवध मुख्य न्यायालय, जिसे 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता संपूर्ण उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के बजाय उत्तर प्रदेश तक सीमित किया गया, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड नामक एक अलग राज्य बनाया गया और इसके लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों तक है। यहाँ जजों की संख्या 160 स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 96 जज हैं दोस्तों, 96। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। उसकी कार्रवाइयाँ लिखित होती हैं, अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के लिए पेश भी किए जाते हैं। किसी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई न्यायालय के निर्णयों का अपमान करता है तो न्यायालय उसे दंडित कर सकेगा दोस्तों, उसको शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। इसमें लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर होता है जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं दोस्तों। नोट: न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित की जाती है। अनुच्छेद 217 है न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। नंबर 1, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करता है। कॉलेजियम प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 5 सदस्यीय तथा उच्च न्यायालय के मामले में 8 सदस्यीय वरिष्ठ जजों की कमेटी को कॉलेजियम कहा जाता है। यह कमेटी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादले का फैसला करती है और कॉलेजियम का फैसला मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। यह व्यवस्था 1993 से लागू है। उच्च न्यायालयों के मामले में फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। उच्च न्यायालयों के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं। नोट: 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करेगा जिन पर वह न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो और नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा नंबर 2, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 में लिखा है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अपने संबंधित राज्य के राज्यपाल या यदि वह नहीं है तो जिसे वह इस काम के लिए नियुक्त करे उसके समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। नोट: जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए संगठित हो तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ता आदि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी तथा अन्य उपलब्धियां भी संसद ही तय करती है। न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से तथा पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह है। दोस्तों, न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नियुक्त होने के बाद 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं तथा अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत करता है। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 3, अधीक्षक संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227। नंबर 4, अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 228। नंबर 5, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। और नंबर 6, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कराने
अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। नोट: जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। उच्च न्यायालयों को अपीली क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। यह अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है, चाहे वह मामला सिविल का हो या आपराधिक। वह दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुन सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों के काम को देखने और जांचने की शक्ति है दोस्तों उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 128 के तहत, यहाँ 228 होना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 228 के तहत यदि उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे अपने पास मंगा सकता है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन: सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बने कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।